विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया आएगी, अभी आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन अभी पढ़ना है एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ना है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। मैंने बताया था इसकी परिभाषा मैंने जो लिखाई थी, कहा था कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को उनके जो यौगिक होते हैं उसके परमाणु से क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, और यही अभिक्रिया जो है एक और अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के परमाणु के द्वारा क्या करें? विस्थापित कर दे, उसके यौगिक के परमाणु से विस्थापित कर दे, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया? बिल्कुल। परिभाषा क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के परमाणु से क्या करे? विस्थापित कर दे, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। परिभाषा क्या लिखाए थे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के परमाणु से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी फेरस के साथ। तो जो गिब्स आउट में देखो, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है फेरस। कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व फेरस है, तो फेरस जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से सल्फेट कॉपर को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा, और स्वयं इसका स्थान ले लेगा, स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यही अभिक्रिया तो विस्थापन अभिक्रिया है। और कौन सी भाई? यही तो देखो, FeSO4 और प्लस कॉपर को अलग कर दिया। कॉपर किस में उसके रूप में रहेगा? ठोस के रूप में। किसके रूप में रहेगा? ठोस के रूप में। कहां समझ में आ गई? एक अभिक्रिया है जैसे जिंक है, इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील, तो ये भी कॉपर को हटा देगा, अलग कर देगा, और सल्फेट से अपना क्या कर लेगा? संयोग कर लेगा। तो इधर बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। बस कहानी समझ में आ गई? यही है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। एकदम समझ में आ गया? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़े। क्या उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जो यौगिक होते हैं तो जो उनके मूलक के जो आयन होते हैं परस्पर एक दूसरे से विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब एक दूसरे से अदला बदली। विनिमय का मतलब एक दूसरे से अदला बदली। जो अभिकारकों के मूलक आयन होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? विनिमय करते हैं या फिर अदला बदली करते हैं, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मूलक दो प्रकार के, एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक। तो जिस पर ऋण आयन होता है वो अम्लीय मूलक कहलाते हैं, जिस पर धन आयन होता है वो क्षारीय।
कौन से मूलक? क्षारीय मूलक। ठीक, तो इसमें कुछ उसमें तो था कि विस्थापित कर देता था, इसमें विस्थापित वाला मामला नहीं, इसमें विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, विनिमय मतलब आदान प्रदान। इसमें एक उसके पास चला जाएगा, एक उसके पास चला जाएगा, आदान प्रदान होगा। इसमें क्या होगा भैया? आदान प्रदान। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है AgNO3, हमारे पास एक फार्मूला है AgNO3 प्लस KCl प्लस KCl। ठीक, हमारे पास क्या फार्मूला है? AgNO3 प्लस KCl। ठीक, हमारे पास फार्मूला क्या है? AgNO3 प्लस KCl। अच्छा, इसमें देखो, इसको ये क्या है? Ag है। Ag का मतलब अर्जेंटम, Ag मतलब अर्जेंटम, अर्जेंटम मतलब चांदी, अर्जेंटम मतलब चांदी। ये नाइट्रेट है, यानी कि कौन सा नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट। कौन सी नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो ये अदला बदली कर लेंगे। अदला बदली समझो, ये जो है AgCl इसके साथ आ जाएगा, AgCl, और इसके साथ K के साथ क्या आ जाएगा? NO3, K के साथ क्या आ जाएगा? NO3। ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो मूलक रहे परस्पर अपने आयनों का क्या करें? आदान प्रदान करें, उसे ही क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। देखो, Ag के साथ NO3 था यहाँ पर, और K के साथ क्या था? Cl। तो Ag के साथ क्या आ गया? Cl, और K के साथ क्या आ गया? NO3। कोई दिक्कत? नो सर। इसको क्या लिखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। क्या भाई? पोटेशियम क्लोराइड। इधर क्या है? सिल्वर क्लोराइड। क्या बन गया ये? सिल्वर क्लोराइड। भाई Cl बन गया क्लोराइड। इधर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 जिसके साथ आ गया वो क्या बना दिया? नाइट्रेट। तो क्या बना दिया? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना दिया? बस, इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसे अदला बदली हो रही। विनिमय, विनिमय का मतलब अदला बदली, विनिमय मतलब अदला बदली। एकदम इसे दिमाग से सवाल लगाना है, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं। AgNO3, Ag के साथ NO3 था, किसके साथ चला गया? K के साथ। K के साथ Cl था, Cl किसके साथ चला गया? Ag के साथ। बस, Cl चला गया क्लोराइड, NO3 आ गया नाइट्रेट। बस, कहानी खत्म। इसको नोट कर लो भाई, नोट करो इसे। क्रिया जिसमें अभिकारक, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक परस्पर मूलक आयनों की विनिमय, विनिमय ब्रैकेट में लिख लेंगे अदला बदली। ठीक है, विनिमय अदला बदली द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह अभिक्रिया द्विविस्थापन क्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन क्रिया कहलाती है। मैं एक दूंगा आपको करने के लिए, करेंगे आप? दे रहा हूं।
इसको करो, इसे करो, इसको इसमें द्वितीय विस्थापन करो, क्रिया थी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, आगे अब देखेंगे उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, और देखते हैं क्या चीज होता है उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी। इसको लिख लिए, इसको मिटाया जाए। जब भैया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें या तो ऊर्जा निकलती है या तो उसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। दो पोजीशन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम कराएंगे बिना ऊर्जा के काम चलेगा। बात समझ रहे हो? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें या तो ऊर्जा निकलेगी या तो ऊर्जा अवशोषित होगी। तो अगर ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी, और अगर ऊर्जा निकल रही है तो उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी दो क्रिया। ऊर्जा निकल रही है तो उष्मा क्षेपी हो जाएगी, कौन सी क्षेपी, और अगर ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो उष्मा शोषी, तो उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी। और लिखते हैं दो क्रिया बारे में जानते हैं। अभी जब चैप्टर समाप्त होगा तो आपको दिया जाएगा वर्क करने के लिए। ठीक, तो पहली अभिक्रिया है आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भैया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों का संयोग कराने पर एक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, एक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, एक ऊर्जा निकलती है, उसे ही उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों का संयोग कराने पर, दो पदार्थों का आपस में संयोग कराने पर, जोड़ने पर हमको क्या मिलती है? एनर्जी निकलती है। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, तो लिखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों का संयोग कराने पर, जिसमें दो पदार्थों का संयोग कराने पर ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, बात समझ गए? क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों का संयोग कराने पर क्या निकलती है? ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। यह संयोग कराने पर नहीं लिखे, संयोग कराने पर नहीं, संयोग कराने पर क्या निकलती है? ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल क्या दिया गया है? जैसे कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं, कार्बन के बहुत सारे क्या होते हैं? अपर रूप। तो कार्बन के जो अपर रूप है, जैसे उसमें कौन कौन से अपर रूप है? ग्रेफाइट है, क्या है? ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है, ये सब क्या है? कार्बन के अपरूप है। क्या है? अपरूप। क्या है? अपरूप। इसी में से एक अपरूप है ग्रेफाइट, इसी में से क्या अपरूप है? ग्रेफाइट। ठीक, सबसे शुद्ध क्या है? हीरा, और इसी का अपरूप कोयला भी है। क्या है? कोयला। तो कार्बन के कितने अपरूप? 4, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, कोयला। ठीक, और इसी का अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जब हम जलाते हैं किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ग्रेफाइट को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या निर्मुक्त होती है? ऊर्जा। जैसे कार्बन है, ये कार्बन नहीं, ये ग्रेफाइट है, लेकिन इसका फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, उसी का प्रूफ है इसलिए कार्बन ही लिख दे रहे हैं। ठीक, तो कार्बन की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? ऑक्सीजन के साथ। तो बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है 94 किलो कैलोरी। कितना? 94 किलो कैलोरी।
क्या निकल रही है? ऊर्जा। ठीक ना, ऊर्जा निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊर्जा। और जिसमें ऊर्जा निकलती है वही तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो कार्बन की किसके साथ अभिक्रिया? ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, मैंने बताया था ऑक्सीजन कहीं से ढूंढ के नहीं लाना पड़ता है। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराना है तो हवा में जला दो, तो हवा में तो ऑक्सीजन है भैया, तो अपने आप अभिक्रिया हो गई है। तो बस कार्बन की किसके साथ अभिक्रिया कराने पर? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और ऊर्जा निकली। क्या निकली? ऊर्जा। तो ये कौन सी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी। समझ में आ गया? अगला इसके बाद ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में क्या होगा? अवशोषण करेगी, ऊष्मा को सोखेगी। ठीक ना, ये बात होगी। ऊष्माशोषी शेपी का मतलब ऊर्जा निकलेगी या ऊर्जा निकलती है। इसमें अवशोषित होती है। बस। तो जिसमें वायुमंडल की ऊर्जा अवशोषित कर ली जाए वो कौन सी है? ऊष्माशोषी। जिसमें उसी अभिक्रिया से ऊर्जा निकले तो कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। कुछ अभिक्रिया ऐसी नहीं हो पाती बिना मतलब ऊष्मा के ऊर्जा के संपन्न नहीं हो पाती, तो वायुमंडल में जितनी एब्जॉर्ब होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जितनी मौजूद एनर्जी होती है उसको हीट जो तो क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये चीज है, उसको बोलते हैं सामान्य ताप पर। उसको क्या बोलते हैं? सामान्य ताप पर। तो ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का कांसेप्ट अगर आप लोग समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए। ऊष्माशोषी पे चला जाए। किस पर चला जाए? ऊष्माशोषी पर। तो हेडिंग डालेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब सोखी जाती है, अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे है N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO, 2NO। और इसमें बताया जाएगा -45 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक, यहां से ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इस पदार्थ के निर्माण में ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित हो रही है। जो उत्पाद पर ऊष्मा दिखाई जाती है भैया ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, वो माइनस में दिखाई जाती है, और जो इधर दिखाई जाती है वो प्लस में। अभिकारक में जो दिखाई जाएगी प्लस में, अगर वही उत्पाद में दिखाई जा रही है तो माइनस में। उत्पाद में किस में दिखाई जाती है? माइनस में। अगर यही एनर्जी इधर दिखाना होता तो प्लस में। वो याद करो ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में अगर उत्पाद में दिखाई जा रही है तो प्लस में, उत्पाद में दिखाई जा रही है तो प्लस में, और अभिकारक में तो माइनस में, अपोजिट। अगर यही ऊष्मा जो ऊर्जा है जो अगर यहाँ दिखाई जा रही है ऊष्माशोषी वाले में, अगर उत्पाद है, भाई उत्पाद है ना, ये उत्पाद है, ये क्या है? उत्पाद। और ये दोनों क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। तो ये एनर्जी अगर अभिकारक पे दिखाई जा रही है तो पॉजिटिव में, और उत्पाद पे दिखाई जा रही है तो नेगेटिव या माइनस। और ऊष्माक्षेपी का बात अलग है, उसमें अभिकारक पे माइनस में और उत्पाद में प्लस में, क्योंकि जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। जस्ट क्या है? अपोजिट है। बस यही चीज है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस परिभाषा इसके साथ ये हो गया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या हो? ऊष्मा अवशोषित हो रही, कितना ऊष्मा अवशोषित हो रही? -45 किलो कैलोरी। अभी मैंने बताया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिले थे, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था तो मुझे मिला था कितना? 94 किलो कैलोरी। वो पॉजिटिव एनर्जी थी। क्या थी? पॉजिटिव। और यहाँ निगेटिव में हो रहा है क्योंकि वायुमंडल में जो निहित है उसको खींच ले रहा है, खींच ले रहा है ना, उसको खींच ले रहा है ना। तो वही चीज में बताने की कोशिश करूँ। यहाँ माइनस में दिखाया जाएगा, किसमें दिखाया जाएगा? माइनस में। ठीक, कहानी समझ आ गई? आगे बढ़े हम, नोट कर लिए इसे। ऑक्सीजन कैसा तत्व है? ऋणात्मक तत्व है। ऑक्सीजन कैसा तत्व है? ऋणात्मक तत्व है।
तो ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन अगर संयोग कर रहा है तो कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। इस सब क्रिया में भैया ऑक्सीकरण की ऋण विद्युतीय जो तत्व है उनके अनुपात में वृद्धि होती है। ऋण विद्युतीय तत्व के अनुपात में क्या होती है, वृद्धि, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा तत्व है, ऋण विद्युतीय है, तो ऋण विद्युतीय अनुपात में वृद्धि होती है। क्या लिखेंगे, ऋण विद्युतीय अनुपात में वृद्धि, ऋण विद्युतीय अनुपात में वृद्धि होती है, ऋण विद्युतीय अनुपात में वृद्धि होती है, अनुपात में वृद्धि होती है। अच्छा, जब ऋण विद्युतीय अनुपात में वृद्धि हो रही है तो कौन सा अनुपात घटेगा, धन विद्युतीय। कौन सा, धन विद्युतीय। तो लिखेंगे धन विद्युतीय अनुपात घटता है, धन विद्युतीय अनुपात घटता है। बस इसमें इतना हमको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक, हाइड्रोजन निकलेगा, ऋण विद्युतीय तत्व अनुपात में वृद्धि होगी, धन विद्युतीय अनुपात क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, ऋण विद्युतीय। भाई ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। जस्ट इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है अपचयन। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अपचयन। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, और अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। एक हमको याद करना है बस, चाहे ऑक्सीकरण या चाहे अपचयन। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपचयन, ठीक है, अपचयन, 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 अपचयन हो गया। इसको अंग्रेजी बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अंग्रेजी बहुत जरूरी है भैया, अंग्रेजी के साथ में लेकर चलो। अंग्रेजी जितना यहां से मिल रहा है इतना ले लो, बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है। वहां ऑक्सीजन जुड़ता है तो यहाँ ऑक्सीजन निकलता है। उल्टा इसमें है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। इसमें से जो अपक्रिया होगी इसमें ऑक्सीजन अलग होगा, निकलेगा, तो ऑक्सीजन निकलता है। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो यहाँ धन विद्युतीय अनुपात में वृद्धि होगी। वहां धन विद्युतीय अनुपात में कमी आ रही है, यहाँ धन विद्युतीय अनुपात में वृद्धि होगी, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। धन विद्युतीय अनुपात में वृद्धि होगी, धन विद्युतीय अनुपात में वृद्धि होगी, धन विद्युतीय अनुपात में वृद्धि होगी। और यहाँ क्या होगा, ऋण विद्युतीय अनुपात में कमी होगी, ऋण विद्युतीय अनुपात में, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है तो निकलने का मतलब कम हो, कोई मतलब नहीं, कम ही हो जा रहा है ऑक्सीजन। ऋण विद्युतीय अनुपात में कमी होगी, अनुपात में कमी होगी, ऋण विद्युतीय अनुपात में कमी होगी। बस कहानी समझ आ गई। ऑक्सीकरण, अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलेगा, अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन निकलेगा मतलब माइनस वाला जा रहा है तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वहां माइनस वाला जुड़ रहा है तो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। क्या है, निगेटिव, ठीक। तो जुड़ने का मतलब तो निगेटिव आएगा और निकलने का माइनस क्या होगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव। ऑक्सीकरण, अपचयन, ये दो घटनाएं हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीकरण को, और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक भाई, समझ में आया सलमान। ऑक्सीकरण क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है, जुड़ता है, जुड़ता है, और अपचयन में, अपचयन में निकलता है। हाँ, हाइड्रोजन किस में निकलता है, हाइड्रोजन, हाँ, ऑक्सीकरण में किस में जुड़ता है, अपचयन, अपचयन में। हाँ, ये चीज आपको पता करना है। अगर कौन जुड़ता है कौन निकलता है। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो माइनस बढ़ेगा, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो प्लस बढ़ेगा। तो इसलिए ऑक्सीकरण वाले में हाइड्रोजन निकल जा रहा है तो माइनस की वृद्धि हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो प्लस की वृद्धि हो रही है। समझ में आ रही है कहानी। बस ऐसे होता है कहानी।
लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड मतलब पीबीओ, पीबीओ। क्वेश्चन कह रहा है पीबीओ अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब क्या है? पीबीओ में से ऑक्सीजन निकल रहा है। बिल्कुल निकल रहा है भैया, पीबीओ में से ऑक्सीजन निकल रहा है। लेड ऑक्साइड में से ही तो ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन उसके पास था ही नहीं तो कहां से निकलेगा? ऑक्सीजन रहेगा तभी तो निकलेगा भाई। लेड ऑक्साइड है, 2PbO है, 2PbO। अच्छा ये बताओ, इसमें ऑक्सीजन है तभी तो निकला भाई, बाहर निकलेगा तभी तो Pb बचेगा, 2Pb बचेगा। और जब रहेगा ही नहीं तो कहां से निकलेगा? तो सही में इसका वो हो रहा है, क्या हो रहा है? अपचयन। तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है ना, बिल्कुल। तो ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपसे अगर पूछेगा तो आप कर लोगे सवाल, ऐसे पूछेगा तो सही बताओ, कर लोगे सवाल एकदम बढ़िया से। जैसे कह रहा है Fe2O3 + 2Al, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe। इसमें बताओ कौन सी क्रिया है? इसमें विस्थापन क्रिया है। कौन सी क्रिया है? विस्थापन क्रिया है। देखो कैसे, Fe2O3 + Al gives out में Al2O3 + Fe, 2Fe ना। अच्छा इसमें ये देखो किससे विस्थापन क्रिया नहीं है? बिल्कुल है विस्थापन। कारण क्या है? ये ज्यादा मजबूत पड़ रहा है। कौन? Al। किसके अपेक्षा? Fe के अपेक्षा। Fe को तभी तो अलग कर दिया जा रहा भाई। ये मजबूत है, Al मजबूत है और Fe कमजोर है। जब Al मजबूत है तो इसको हटा दे रहा है, और हटा के स्वयं किसके साथ जुड़ जा रहा है? कि Al2O3 के साथ जुड़ जा रहा है। O3 के साथ ना, किसके साथ? O3 के साथ। O3 का मतलब होता है ओजोन, O3 का मतलब ओजोन, O2 का मतलब ऑक्सीजन। और जैसे ही उसमें 3 अणु मिल जाएंगे वो क्या बन जाएगा? ओजोन। ओजोन, O3 ओजोन है, O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का 3 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, 2 परमाणु मिला तो ऑक्सीजन बनाया, और 3 परमाणु मिला तो ओजोन बनाया। ठीक, तो यहां देखो ये फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है। जब फेरिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो इसको क्यों विस्थापित कर दिया? क्योंकि Al जो है फेरस से ज्यादा मजबूत है। तो Al ने फेरिस के साथ जो भी थे इनको हटा दिया, यौगिक से उसके परमाणु को क्या किया? विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। और जब अलग कर दिया तो देखा कि मौका है, अब जुड़ जाओ, जोड़ लिया अपने आप को। तो कौन सी क्रिया है? विस्थापन क्रिया। अच्छा रही संयोजन क्रिया, तो इसमें बताओ कहीं कुछ जुड़ ही नहीं रहा। दो मटेरियल यहाँ भी है, 2 मटेरियल यहाँ भी है, 2 जुड़ करके अगर तीसरा कोई नया एक बनाते तो कहते थे संयोजन क्रिया। भाई 2 जुड़ करके तीसरा बना दिए, संयोजन हो जाता। दूसरी बात ये, द्विविस्थापन तो है नहीं, आयनों की अदला बदली तो हो नहीं रही है, ये बेचारा अकेला पड़ जा रहा है। अगर अदला बदली होती तो इसके पास भी कोई होता, अकेला ना पड़ता ये। फिर अगला क्या है? वियोजन का मतलब टूट तो रहा नहीं भैया, टूट नहीं रहा है, जुड़ ही रहा है। भाई ये अकेला था, इसके साथ ये जुड़ गया, वो अकेला हो गया, मतलब टूटने वाला कुछ है नहीं। तो ऐसे हम अलग कर लेंगे। अब क्रिया हम ऐसे अलग कर लेंगे, बिल्कुल ठीक, हम ऐसे बिल्कुल अलग कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही भैया, और आज के लिए